इस मार्के से वापस आने के बाद राधा ने सबसे पहले हमें चाय पिलाई और फिर कुरेद कुरेद कर पूछने लगी। मैं राधा को सारे हंगामे की तफसील बता रहा था और लक्ष्मी खामोश बैठी मेरी तरफ देख रही थी। इसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे, आंखों में अब भी वहशत सी भरी हुई थी। खामोश क्यों हो लक्ष्मी, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि शंकर को इसी जगह तुम्हारे कदमों पर डाल दूंगा जहाँ इसने तुम्हारी तौहीन की थी। हाँ, लक्ष्मी के होंठों से सिरसिराती हुई सी आवाज़ निकली। तुमने अपना वचन पूरा कर दिया। आज मेरी आत्मा को शांति मिल गई। वो चल में मेरी तरफ देखती रही और फिर उठकर अचानक ही मुझसे लिपट गई और चटपट मेरे मुंह पर बोसे देने लगी। मैं बदहवास सा हो गया। अरे अरे चीखता हुआ अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लक्ष्मी की गिरफ्त खासी मजबूत थी और जब इसकी गिरफ्त ढीली हुई तो मैं उछल कर दूर हट गया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। राधा और रत्ना कहके लगा रही थी और फिर रत्ना ने मुझे पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के सामने कर दिया। मेरे पूरे चेहरे पर लिपस्टिक के धब्बे थे। मैं कमीज का दामन उठाकर धब्बे पोंछने लगा। ये लक्ष्मी के प्यार के पक्के निशान हैं, आसानी से नहीं मिटेंगे, राधा ने हंसते हुए कहा। और फिर वो रात इसी तरह गुजरी थी। अब रत्ना ही वो वाहिद हस्ती थी जो घर से बाहर निकल सकती थी। हम तीनों का फिलहाल बाहर जाना मुनासिब नहीं था। दोपहर 12 बजे के करीब रत्ना तैयार होकर बाहर चली गई। इसकी वापसी 4 बजे के करीब हुई। इसकी रिपोर्ट बड़ी हौसला अफजा थी। न सिर्फ तमाम गुंडे शहर से गायब हो गए थे, बल्कि नागराज और शंकर वगैरह के आदमी भी कहीं दिखाई नहीं देते थे। शहर में पुलिस गश्त कर रही थी और लोग पहली मर्तबा खुलकर नागराज के खिलाफ बातें करने लगे। रत्ना की बातें सुनकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। जब मैं इस शहर में आया था तो नागराज के खिलाफ जुबान को हरकत देना तो क्या, सोचना भी बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था। लोग सहमे हुए थे। यहाँ नागराज का राज था। होटलों, तफरीगाहों और मंदिरों में भी इसके गुर्गे दंदनाते फिरते थे। वो जिसे चाहते नंगा कर देते। नागराज के खिलाफ एक लफ्ज़ भी मुंह से निकालने वाले को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाता। पुलिस वाले खामोश खड़े तमाशा देखते रहते। कई पुलिस ऑफिसर भी नागराज के अताब का शिकार बनकर अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे थे। नागराज ने अपने मुखालिफिन को चुन चुन कर हलाक कर दिया था, मगर कोई इसकी तरफ उंगली उठाने की हिम्मत भी नहीं कर सका था। और आज पहली बार लोग खुलकर इसके खिलाफ बातें करने लगे थे। रत्ना से शहर की सूरत-ए-हाल जानने के बाद मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि अब मेरे लिए भी शहर में ज़्यादा ख़तरा नहीं था। इसलिए मैंने शाम के करीब बाहर जाने का फ़ैसला कर लिया। दाढ़ी मूंछें बेतहाशा बड़ी हुई थी, इन्हें मैंने यूं ही छोड़ दिया। धोती कुर्ता पहनने के बाद सर पर सफ़ेद लबूतरी टोपी रख ली और माथे पर सुर्ख टीका लगा लिया। सबसे पहले मैं रेड लाइट एरिया में पहुंचा। अगरचे शाम गहरी हो गई थी, मगर आज इस इलाके में ज़्यादा रौनक नहीं थी। मैं तकरीबन 1 घंटे तक इधर उधर घूमता रहा और बिलाखिर मिट्ठू नजर आ गया। इसने भी फ़ौरन ही मुझे पहचान लिया और मेरा हाथ पकड़कर खींचता हुआ एक अंधेरी गली में ले गया। गुरु, तुम क्यों आ गए? वो इधर उधर देखते हुए सरगोशी में बोला। पुलिस पूरे शहर में तुम्हें तलाश कर रही है। तुम्हें तो कई रोज़ तक घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। इत्मीनान रखो, मैंने कहा। मुझे पुलिस तो क्या, नागराज के आदमी भी नहीं पहचानते। और तुम लोग कैसे हो? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? सब ठीक है ना? सब ठीक है गुरु, मिट्ठू ने जवाब दिया। यहाँ एक ऐसा आदमी भी घूम रहा है जिस पर मुझे शुबा है। मैं तो इसकी नज़रों में आ चुका हूँ, कहीं ऐसा ना हो तुम भी इसकी नज़रों में आ जाओ, इसलिए तुम इस इलाके से निकल जाओ। क्या वो नागराज का आदमी है? मैंने पूछा। हो सकता है, मिट्ठू ने जवाब दिया। वो बार बार इस गली के चक्कर लगा रहा है जहाँ लक्ष्मी का कोठा है। वो मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम होशियार रहना, अगर कोई गड़बड़ हो तो। तुम चिंता मत करो गुरु, मिट्ठू ने मेरी बात काट दी। कोई गड़बड़ हुई तो हम निमट लेंगे। मैं रेड लाइट एरिया से निकलकर राजेंद्र मार्ग की तरफ आ गया। मिट्ठू से मिलने वाली इतला के बाद मुझे ये अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि शंकर या नागराज के आदमियों को लक्ष्मी की तलाश है। 2 साल की खामोशी के बाद लक्ष्मी खुलकर सामने आई थी। इसने सैकड़ों लोगों के सामने खंजर के पे दर पे वार करके शंकर को मौत के घाट उतारा था। इसे नंगा करके मूंछों से पकड़ कर घसीटा था। सबसे बड़ी बात ये कि मैं इसके साथ था। मुझे लक्ष्मी के साथ देखकर शंकर के आदमी या नागराज समझ गया होगा कि शंकर को लक्ष्मी ने नहीं, दरअसल मैंने कत्ल किया था। अभी ने लक्ष्मी की तलाश थी ताकि इसके जरिए मुझ तक पहुंच सके और मैं इनके सामने दंदनाता फिर रहा था। राजेंद्र मार्ग के इलाके में इधर उधर घूमने के बाद मैं रत्ना के रेस्टोरेंट में आ गया। यहाँ कोई बात खिलाफ मामूल नजर नहीं आती थी। मैं ऐसी मेज़ पर बैठा था जहाँ रत्ना सर्व किया करती थी और जाहिर है आज वहाँ रत्ना की जगह कोई और लड़की थी। मैंने कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया और गौर से इस वेट्रेस की तरफ देखने लगा। ये कोई नई लड़की नहीं थी, पहले ही से यहाँ काम करती थी। वो दरमियाने कद की सांवली सी रंगत की मालिक थी। चेहरे के नकूश बड़े तीखे थे।
जब वो कॉफ़ी रखकर वापस जाने लगी तो मैंने इसे रोक लिया। एक बात तो बताओ भला सुंदरी, मैंने 10 रुपए का नोट इसकी तरफ सिरकाते हुए कहा। वो पहली वाली छोकरियाँ कहाँ गई, वो लंबी सी? क्यों, क्या बात है? इसने कहते हुए मेज़ पर हाथ रखकर नोट अपने कब्जे में ले लिया। वो छोकरियाँ हमका दिल ले गयो है, मैंने कहा। आज तो वो नजर ना आवे है। भाग तो नहीं गयो किसी के संग? नहीं, वो किसी के साथ भागी नहीं, वेट्रेस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसकी शायद तबीयत ठीक नहीं है, कल भी नहीं आई थी, हो सकता है 2-4 दिन और ना आए। वो अच्छा समझ गयो, मैंने सर हिलाया। ये औरतन लोग भी अजीब हैं, हर महीने इनकी तबीयत ख़राब हो जावे है। वेट्रेस मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। शायद वो मेरी बात का मतलब समझ गई थी। मैं इत्मीनान से काफ़ी पीते हुए इधर उधर देखता रहा। रेस्टोरेंट में ज़्यादा रश नहीं था। दरवाजे के करीब वाली मेज़ पर एक औरत और एक मर्द बैठा हुआ था। औरत की उम्र 50 के लगभग रही होगी। इसका जिस्म ढलका हुआ था, लेकिन इसने मेकअप का सहारा लेकर अपने आप को जवान और पुरकशिश बनाने की भरपूर कोशिश की थी, और इस कोशिश में वो बुरी तरह नाकाम रही थी। इसके साथी की उम्र 40 के लगभग थी। वो दरमियाने कद का कदरे भारी भरकम आदमी था। बड़ी बड़ी बाल खाती हुई मूंछें थी, सुर्ख आंखें, एक कान में चांदी की बाली और दाएं हाथ में 2 उंगलियों में अंगूठियां थी। इसने नीली शर्ट और गहरे कलर की जीन्स पहन रखी थी। इस शख्स का किसी भी तरह शरीफों के जुमरे में शुमार नहीं होता था, और इन दोनों की जोड़ी भी बड़ी गैर फितरी सी थी। औरत के बारे में तो बिला शक व शुबा कहा जा सकता था कि वो शिकारी थी, लेकिन इस वक्त यह कहना मुश्किल था कि इन दोनों में से किसने किसको शिकार किया था। वही वेट्रेस इनकी मेज पर भी सर्व कर रही थी। मेरी टेबल से हटने के थोड़ी देर बाद वेट्रेस इस टेबल पर नजर आई। इसने एक प्लेट जिसमें गालबन बिल रखा हुआ था इस आदमी के सामने रख दिया और झुककर मुस्कुराते हुए कुछ कहा भी था। मैंने इस शख्स के चेहरे पर ऐसे तासुरात नमूदार होते देखे थे जैसे चौंक गया हो। इसने मुड़कर मेरी तरफ भी देखा, लेकिन फिर फौरन ही इसने रुख बदल लिया। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया था। मुझे सूरत हाल का तज्जिया करने में ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। रत्ना कल रात शंकर के साथ थी। शंकर के वो दोनों आदमी अगरचे मारे गए थे, मगर हो सकता है किसी और ने रत्ना को इसके साथ देख लिया हो और शुबा हुआ हो कि रत्ना के जरिए शंकर को जाल में फंसाया गया था। मगर नहीं, अगर रत्ना पर कोई शुबा होता तो इसके घर तक आसानी से पहुंचा जा सकता था। रेस्टोरेंट के मालिक और यहाँ काम करने वाली दूसरी लड़कियों को इसके घर का पता होगा, और फिर रत्ना तकरीबन 4 घंटे शहर में घूमती रही थी और वापस आकर ही इसने बताया था। वो अपने रेस्टोरेंट में भी गई थी मालिक को ये बताने के लिए कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो 2-4 दिन काम पर नहीं आएगी। अगर रत्ना पर कोई शुबा होता तो इसे इतनी मोहलत न दी जाती। कल वाले वाक़े को 24 घंटे हो चुके थे। वो लोग अब तक बहुत कुछ कर सकते थे। हो सकता है कि इस वेट्रेस को किसी और वजह से मुझ पर शुबा हुआ हो और इसने इस शख्स को मेरे बारे में बताया हो। इस शख्स ने जिस तरह चौंक कर मेरी तरफ देखा था, इससे मैं समझ गया था कि इसका ताल्लुक शंकर या नागराज से है। बहरहाल मैं मोहतात हो गया था। कॉफ़ी पीने के बाद मैं ज़्यादा देर वहाँ नहीं बैठा। मैंने वेट्रेस को बुलाकर बिल अदा किया। 5 रुपए मजीद बतौर टिप के भी दिए। धन्यवाद श्रीमती जी। मैंने कुर्सी से उठते हुए इसकी तरफ देखा। तुमने मेरी एक बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। कैसी समस्या? इसने उलझी हुई नज़रों से मेरी तरफ देखा। फिर आकर बता देंगे, अब तो हम चलते हैं। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जब मैं दरवाजे से बाहर निकला तो वो आदमी मेरी तरफ देख रहा था, और फिर फुटपाथ पर चंद कदम चलने के बाद ही मैंने महसूस किया कि वो आदमी भी रेस्टोरेंट से निकलकर मेरे पीछे आ रहा था, और फिर मैं अपने कंधे पर हाथ का बोझ महसूस करके रुक गया। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने मुड़कर देखा, वही आदमी था। महाशय, वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, मेरे साथ आओ ज़रा। कौन हो जी तुम? मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। क्या बात है? हम का कहाँ ले जावत है? पुलिस स्टेशन, इसने कहा। क्यों, हम क्या चोर या डाकू लागत है? किसी की बहू बिटिया को उठाया हूँ क्या? मैंने बालादस्त होने की कोशिश करते हुए कहा। तुम हत्यारे हो? इसके होंठों से सिरसिराती हुई सी आवाज़ निकली। बहुत दिनों से कत्लो गारत मचा रखी है तुमने, बड़े बड़े सुरमाओं को बछाड़ा है तुमने, मगर अब तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है। चोपड़ा के हाथों से बचकर नहीं जा सकोगी तुम। इसने जेब से पिस्तौल निकाल लिया। मैं पहचान लिया गया था। ये गनीमत था कि वो अकेला ही था। इससे निमटना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मैं खौफजदा होने का तासुर देते हुए बेबसी से इधर उधर देखने लगा। मैं हार गया बाया, मैंने शिकस्त खुर्दा से लहजे में कहा। पर एक बात तो बता, तुम्हें होटल की इस लौंडिया ने मेरे बारे में बताया था। इसने मुझे कैसे पहचाना? एक रोज़ पहले तुम राधा के साथ यहाँ आए थे और बेला भी तुम्हारे पीछे पहुँच गई थी। बेला ने तुम्हारी गर्दन पर स्याह निशान की वजह से पहचाना था, और इसने ये बात तुमसे कही थी जिसे इस वेट्रेस ने सुन लिया था, और आज इसने तुम्हें गर्दन की इसी स्याह निशान की वजह से पहचाना था। ये लौंडिया कभी कभी हमारे लिए काम करती है,
इत्तेफाक से इस वक्त मैं यहाँ मौजूद था। इसने मुझे बता दिया, अब तुम्हारा फ़ायदा इसी में है कि शराफत से मेरे साथ चलो। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। भागे मेरे दुश्मन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मगर ज़रा रुक जाओ, राधा को भी आ लेने दो। हम दोनों ने एक साथ मरण जीवन की कसम खाई है, मैंने कहा, और फिर इसके पीछे देखते हुए बोला, लो वो आ गई राधा। इसने पीछे मुड़कर देखा और मैं इस वक्त हरकत में आ गया। इसका पिस्तौल वाला हाथ पकड़कर इस जोर से झटका दिया कि ना सिर्फ पिस्तौल इसके हाथ से छूटकर फुटपाथ के किनारे नाली में जा गिरा, बल्कि वो खुद भी कराहता हुआ दोहरा होगा। मैंने इसके पेट पर जोरदार ठोकर मार दी और इसे गिराकर एक तरफ को भाग निकला, लेकिन इसने भी संभल कर मेरे पीछे दौड़ लगा दी। इसने दूर ही से छलांग लगाई थी। मैं इसकी जद में आ गया और लड़खड़ा कर मुंह के बल गिरा, लेकिन इससे पहले वो मुझ पर काबू पा सकता। मैं संभल गया और इसे टांगों पर उठाकर पूरी कुव्वत से उछाल दिया। वो सड़क पर गिरा। इसके साथ ही ब्रेकों की तेज चिरचिराहट की आवाज़ सुनाई दी और इस शख्स की चीख सुनाई दी। मैंने अपनी जगह से उठते हुए इस तरफ देखा। तेज रफ्तारी से आने वाली एक कार इसके ऊपर चढ़ गई थी। कार के अगले दोनों पहिए इसे कुचलते हुए आगे निकल गए थे और वो पिछले पहिए के नीचे दब गया था। लोग कार की तरफ दौड़े और मैंने उठकर एक तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन चंद ही गज आगे निकला था। एक हाथ ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसके साथ ही एक निस्वानी आवाज़ मेरी समाज से टकराई, उस तरफ जल्दी तेज भागो। वो एक लड़की थी जो मेरा हाथ पकड़कर दौड़ती हुई एक तंग और तारीख सी गली में दाखिल हो गई। अंधेरे में इसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। मैंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो कौन है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि वो मेरी हमदर्द थी और मुझे इस मुसीबत से निकालना चाहती थी। लोगों ने मुझे और चोपड़ा को लड़ते हुए देखा था। मैंने चोपड़ा को धक्का देकर सड़क पर गिराया था, जिसे कार ने कुचल दिया था, और मेरा ख्याल था कि कुछ लोग मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे भी दौड़ेंगे, लेकिन मेरा ख्याल गलत निकला। आसपास मौजूद सभी लोग कार की तरफ दौड़ पड़े थे। वो लड़की मुझे खींचती हुई एक और अंधेरी गली में मुड़ गई। इसने अब भी मेरा हाथ पकड़ रखा था। तकरीबन 50 गज का फासला तय करके गली से निकलकर जब हम रोशनी में पहुंचे तो वो लड़की रुक गई। आगे बाजार था और बाजार में इस तरह दौड़ना हमें मशकूक बना सकता था। रोशनी में पहुंचकर मैंने गर्दन घुमाकर इस लड़की की तरफ देखा तो उछल पड़ा। वो सुमित्रा थी, अचाल श्वार मंदिर के पुरोहित पंडित भैरव सिंह की रखेल, जिसने 2-2.5 महीने मेरी खिदमत की थी। सुमित्रा मुस्कुरा दी। मुसलसल दौड़ते रहने से इसका सांस फूल गया था। इसने अब भी मेरा हाथ पकड़ रखा था। सुमित्रा, तुम जिंदा हो? यहाँ बात करने का मौका नहीं है, सुमित्रा ने मेरा हाथ दबाते हुए कहा। मेरी गाड़ी इस मोड़ के दूसरी तरफ खड़ी है, हम इस इलाके से निकल जाएं तो बात करेंगे। हम तेज तेज चलते रहे। मोड़ घूमकर तकरीबन 50 गज आगे शॉपिंग सेंटर के सामने वो नीले रंग की एक फिएट कार के करीब रुक गई। कांधे पर लटकते हुए बैग से कीरिंग निकाला। ड्राइवर साइड का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई और पैसेंजर सीट की तरफ झुकते हुए इसने दरवाजे की लॉक नाब घुमा दी। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। सुमित्रा ने इंजन स्टार्ट करके कार एक झटके से आगे बढ़ा दी और यू टर्न लेते हुए इसे मेन रोड पर ले आई। इसका रुख इस मुकाम के मुखालिफ सिमत में था जहाँ हंगामा हुआ था और हम जल्द ही इस इलाके से दूर निकल गए। मैं सुमित्रा की तरफ देख रहा था। इसने नीली जीन्स और सफ़ेद ओपन शर्ट पहन रखी थी। वो मुझे पहले से कहीं ज़्यादा हसीन लग रही थी। सुमित्रा को देखकर मुझे वाकई बड़ी हैरत हुई थी। मैं तो अब तक यही समझ रहा था कि वो भी मंदिर की आग में जलकर राख हो चुकी होगी। मुझे हैरत हो रही है, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं तो समझा था कि शायद तुम लोग भी, हम सब बच गए थे। सुमित्रा ने मेरी बात काट दी। मेरा मतलब है, मैं, ललिता और पंडित जी, अगर हम चंद मिनट मंदिर में रह जाते तो दूसरों के साथ हम भी जलकर भस्म हो चुके होते। तुमने मुझे पहचाना कैसे? मैंने पूछा। तुम 2-2.5 महीने मंदिर में हमारे साथ रह चुके हो, सुमित्रा ने जवाब दिया। आखिरी मर्तबा जब तुम मंदिर वाले बंगले से निकले थे तो तुमने सर, दाढ़ी, मूंछें और भुएं तक साफ कर दी थी और ये शुभ काम मेरे याद तो अंजाम पाया था। लेकिन वो मुस्कुराई और मेरी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन इससे पहले तुम इस हुलिये में थे, इसलिए इस वक्त तुम्हें देखकर मुझे पहचानने में ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। मैं बताती हूँ, इसने मेरी बात काट दी। मैंने तुम्हें इस रेस्टोरेंट में दाखिल होते हुए देख लिया था। मैं सामने की तरफ से आ रही थी। मैं भी तुम्हारे पीछे ही रेस्टोरेंट में दाखिल होना चाहती थी, लेकिन दरवाजे के साथ वाली मेज पर चोपड़ा को एक चुड़ैल के साथ बैठे देखकर मैंने अपना इरादा बदल दिया। चोपड़ा वही हरामी जिससे अभी तुम्हारा दंगा हुआ था। इसने मुझे अपना नाम बताया था। मैंने कहा, लेकिन क्या तुम इसे पहले से जानती थी? था, मैंने इसकी बात की तस्दीक की। तुम भी देख चुकी हो कि वो कार के नीचे आकर कुचला गया है और अब तक नरक में पहुंच चुका होगा। भगवान करे ऐसा ही हो, वो बोली। बहरहाल मैं बाहर ही कुछ दूर मोड़ पर रुककर तुम्हारे बाहर आने का इंतजार करती रही और जब तुम बाहर निकले तो चोपड़ा भी तुम्हारे पीछे ही था। मेरा माथा ठनका और मैं भी तुम दोनों के पीछे चलने लगी और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। वो चलना मुँह को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, ये भी अच्छा हुआ कि वो अकेला था। अगर इसके साथ कोई और होता तो शायद फिर मुझे भी मुदाफ़
मुदाखलत करनी पड़ती? क्या मतलब? मैंने उलझी हुई नज़रों से इसकी तरफ देखा। मैंने कंधे पर लटके हुए बैग में पिस्तौल पर हाथ रखा हुआ था। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन इसकी ज़रूरत पेश नहीं आई। तुम अकेले ही इसके लिए काफ़ी साबित हुए। अब तक तो इन पर भारी पड़ रहा हूँ। बहरहाल अब तुम बताओ, तुम लोग मंदिर से कैसे निकले? मैंने पूछा। कैंप की तबाही की खबर हमें सुबह 11 बजे के करीब मिल गई थी, सुमित्रा बता रही थी। गुरु को न जाने किस बात का अंदेशा था कि इसने वहाँ से भागने की तैयारी कर ली। सोना, रुपया और ज़रूरी चीज़ें समेट कर हम बंगले में आ गए और सुरंग के रास्ते अंदर से बंद कर दिए। और फिर वही हुआ जिसका डर था। शाम को थोड़ी देर बाद नागराज के आदमी मंदिर पहुँच गए। उन्होंने दरवाजे बंद करके मंदिर के अंदर हर तरफ पेट्रोल छिड़क दिया। इस वक्त मंदिर में सैकड़ों यात्री मौजूद थे, बच्चे भी, बूढ़े भी और औरतें भी। एक औरत ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की तो नागराज के किसी आदमी ने गोली चला दी। मंदिर के अंदर भगदड़ मच गई, कई लोग कुचले गए। नागराज के आदमी पेट्रोल छिड़कते और गोलियां चलाते रहे और फिर उन्होंने बाहर निकलते हुए आग लगा दी और दरवाजे बाहर से बंद कर दिए। बाहर भी पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। जब ये सब कुछ हो रहा था, मैं कुछ चीज़ें लेने के लिए गुरु के ऊपर वाले कमरे में गई थी। मैंने आकर गुरु को बताया तो हम एक लम्हा ज़ाया किए बगैर वहाँ से भाग निकले। इस गाड़ी का इंतज़ाम दिन ही में कर लिया गया था। हम बर वक्त वहाँ से निकल आए थे, क्योंकि थोड़ी देर बाद देखते ही देखते मंदिर की तमाम इमारतों में आग भड़क उठी थी। वो बंगला जहाँ मैं तुम्हें ले जा रही हूँ, गुरु भैरव की मलकियत है, जो इसने 2 साल पहले बनवाया था। इस बंगले की तामीर के लिए मुख्तलिफ शहरों से मजदूर और कारीगर मंगवाए गए थे। बंगले की तामीर के बाद वो सब मजदूर और कारीगर एक के बाद दीगरे पुरस्कार तौर पर हलाक हो गए, क्योंकि गुरु नहीं चाहता था कि इस बंगले के तहखानों का कोई राजदार जिंदा रहे। किसी को कभी ये मालूम नहीं हो सका कि वो बंगला पंडित भैरू सिंह की मलकियत है, और यही वजह है कि आज हम बड़े सुकून से वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि नागराज यही समझ रहा है कि पंडित भैरू भी मंदिर की आग में भस्म हो गया। पंडित भैरू ने ये नहीं सोचा कि नागराज ने मंदिर को आग क्यों लगाई थी। मैंने पूछा। नागराज को पता चल गया था कि तुम 2-2.5 महीने तक इस मंदिर में छुपे रहे हो। उस रोज़ पहले तक वहीं थे, सुमित्रा ने जवाब दिया। और नागराज को ये बात किसने बताई थी? पंडित भैरू को किस पर शुबा था? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। इसका पहला शुबा तुम पर था, सुमित्रा ने कहा। इसका ख्याल था कि कैंप में धमाकों के बाद तुम पकड़े गए हो और नागराज ने तशद्दुद करके तुमसे सब कुछ मालूम कर लिया है। इसे बड़ा दुख हुआ था, लेकिन कई रोज़ बाद ये इंकशाफ हुआ कि नागराज को ये राज शमिया ने बताया था, जो ज़ख्मी हालत में इनके हाल लग गई थी। अब गुरु को ये अफसोस हो रहा था कि इसने तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों सोचा था। तुम्हारे बारे में सुनते रहते थे, गुरु तुमसे रब्ता करना चाहते थे, मगर तुम तो छलावा थे। अभी यहाँ अभी वहाँ, मैं और ललिता तुम्हारी खोज में फिरती रहती थी। ये भी अच्छी बात है कि तुम्हारे बारे में कोई भी नहीं जानता कि हम पंडित भैरू सिंह की दासियाँ हैं, इसलिए हम आज़ादी से घूमती रहती हैं। ललिता तो तुम्हारी खोज में बैला के जरिए शंकर तक पहुंच गई और हरामी शंकर ने गला घोंट कर इसे हलाक कर दिया। सुमित्रा की आवाज़ भुर्रा गई। वो खामोश होकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। ओ, ये कब की बात है? मैं चौंक गया। तकरीबन 1 महीना पहले की बात है, सुमित्रा ने जवाब दिया। बाद में पता चला कि ललिता ने शंकर को हरामी कहकर इसके मुंह पर थूक दिया था। इसने तैश में आकर ललिता का गला घोंट दिया और अब मैं गुरु के साथ अकेली हूँ। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, गुरु तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। 1 मिनट, मैंने कहा। अगर मैं अपनी 1-2 साथियों को हमरा ले लूँ तो पंडित को कोई एतराज़ तो ना होगा? दरअसल मेरी वजह से इन लोगों की जिंदगियां भी खतरे में हैं। मेरे जहन में अचानक ये ख्याल आया था कि रेस्टोरेंट की वेट्रेस ने मुझे पहचान कर चोपड़ा को बता दिया था। इससे पहले मैं वेट्रेस से रत्ना के बारे में दरियाफ्त किया था। अगर इसे शुबा होगा तो वो रत्ना से मेरा कोई ना कोई ताल्लुक जोड़ने की कोशिश ज़रूर करेगी। ऐसी सूरत में रत्ना का मकान महफूज नहीं रहेगा। गुरु को क्या एतराज़ होगा? सुमित्रा ने कहा। वो तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। तो फिर कार को अगले चौक में बाएं तरफ मोड़ लो, मैंने कहा। तकरीबन 15 मिनट फिएट रत्ना के मकान के सामने रुकी रही थी। दरवाज़ा खुलने पर सुमित्रा भी मेरे साथ ही अंदर आ गई। इसे देखकर रत्ना वगैरह की आंखों में उलझन सी तैर गई। मैंने इन्हें सूरत हाल से आगाह करते हुए कहा, हो सकता है 2-3 घंटों तक वो लोग कोई नतीजा आखिर न कर सकें, लेकिन इसके बाद ये जगह हमारे लिए महफूज नहीं रहेगी, इसलिए तुम लोग हमारे साथ चलो। रत्ना तो फौरन अपनी चीज़ें समेटने लगी। राधा भी तैयार हो गई, लेकिन लक्ष्मी हमारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने जीवन में सिर्फ एक आदमी से प्रेम किया था और वो था शंकर, लक्ष्मी ने कहा। वो भी मुझे बहुत चाहता था, मगर 2 साल पहले एक मामूली सी बात पर हमारा झगड़ा हुआ तो इसने मुझे भरे बाजार में रुसवा कर दिया।
मैं अगर इसकी तरफ लौट जाती तो वो सब कुछ भूल जाता और मेरे चरणों में गिरकर माफ़ी मांगता, मगर मेरे सीने में तो इंतकाम की आग सुलग रही थी और मैं 2 साल तक इसी आग में जलती रही और फिर आखिर मैंने इसे अपने इन हाथों से ख़त्म कर दिया। तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तो अब भी इसे इतना चाहती हूँ जितना पहले दिन चाहती थी। नहीं नाजी, वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम लोग जाओ, भगवान तुम सबकी रक्षा करे, तुम्हें कोई कष्ट ना उठाना पड़े। मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती, मैं वापस जा रही हूँ। शंकर के आदमी यकीनन मेरी तलाश में होंगे, मैं अपना जीवन देकर ही इस अपराध का प्रायश्चित कर सकती हूँ। हम सब अजीब सी नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हम सब ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने हमारी एक नहीं सुनी और हमसे पहले ही मकान से निकल गई। 5 मिनट बाद हम लोग बाहर निकले। मैंने गली में इधर उधर देखा, लक्ष्मी रात की तारीकी में कहीं गायब हो चुकी थी। पंडित भैरू मुझे देखकर वाकई बहुत खुश हुआ था और मैं इसे देखकर हैरान और शशद रह गया था। वो किसी तरफ से मंदिर का पुजारी नहीं लगता था। बेहतरीन तराश का ग्रे कलर का पैंट सूट, क्लीन शेव, मुजर्रब चेहरा, चमकती हुई आंखें और सर पर तकरीबन 3 इंच लंबे बाल थे जो बड़े सलीके से सेट थे। पैरों में चमकते हुए कीमती स्लीपर्स थे और हाथ में खूबसूरत वॉकिंग स्टिक। वो किसी तरह भी पुजारी नहीं लगता था। अलबत्ता इस हुलिये में इसे बड़ी आसानी से कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन या किसी स्टेट का राजा समझा जा सकता था। मेरे साथ राधा और रत्ना की मौजूदगी पर इसने कोई एतराज़ नहीं किया, बल्कि वो खुश था कि मैं इन्हें भी अपने साथ ले आया हूँ। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।